खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आप आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज की नशरियात इंतहाई अहम रहनी है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की सियासत हो रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको आलमी सियासत के अंदर भारत और अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की जब हम बात करेंगे तो आज सबकी नज़रें जम्मू पर मरकूज़ रहेंगी, जहां पर आज जम्मू बंद का ऐलान किया गया है। जम्मू बंद की ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड ज़ीरो से ज्वाइन करेंगे, आपको वो खबर भी बताएंगे। कोविड के बीच क्या कुछ चल रहा है, यानी कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरीके से खिलाफ वर्जी की जा रही है, और खिलाफ वर्जी करने वाले कौन लोग हैं, किस तरीके से धज्जियां बिखेरी जा रही है सरकारी प्रोटोकॉल के बीच, इस पर आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जब ज्वाइन करेंगे तो उस पर ज़रूर बात कीजिएगा कि किस तरीके से कोरोना से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो कुछ किया जा रहा है क्या ये सही है या गलत है। ज़रूर अपनी आरा रखिएगा। 9:40 पर फ़ोन लाइन भी खुलेंगी, आपकी आवाज़ हम तक आएगी, और आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ रहेगा जी 10 बजे तक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। फटाफट से अपने मोबाइल फ़ोन उठा के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, खबर देखिएगा, खबर पढ़िएगा, और साथ साथ उस पॉलिटिकल सर्वे का हिस्सा भी बनिएगा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त चल रहा है। 2 अक्टूबर तक ये सर्वे चलेगा, और उसके बाद टेलीविज़न चैनल पर हम दिखाएंगे कि उन 10 बड़े सवालों का जवाब किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया है, और कितने बारीक बीनी से वो सियासत को समझते हैं। इसलिए उस सर्वे का ज़रूर हिस्सा बनिएगा। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से ज़रा माजी की वरकगर्दानी कीजिएगा, बताइएगा आज के दिन में क्या कुछ है। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले आज के दिन पर नजर डालते हैं। माजी में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ, अहम वाक़यात, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे, और आपको बताएंगे कि आज का दिन यानी 22 सितंबर का दिन क्यों अहम है। और जरा प्ले कर दीजिएगा और बताएंगे आपको कि आज के दिन पिछले 100 से 1.5 सालों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक दुनिया भर के अंदर क्या कुछ वाक़यात रहे हैं, कई जंगें हुई हैं, और आज के दिन में कई ममालिक ऐसे हैं जो आज़ादी भी बना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन साल 1901 से लेकर 1980 तक 3 से 4 ऐसे ममालिक हैं जिनने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया, और दीगर कुछ अहम वाक़यात भी हैं जिन पर आज के दिन में हम बात करना काफ़ी ज़रूरी है। और इस बीच आपको बताएं साल 2011 की बात करते हैं। साबिक टीम इंडिया के कप्तान कई सालों तक भारत के लिए क्रिकेट के मैदान में रहे, और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी का आज के दिन इंतकाल हुआ था साल 2011 में। 2013 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पेशावर शहर में चर्च पर खुदकुश हमला हुआ, 78 लोगों की मौत हो गई। 1539 में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का करतारपुर में आज के दिन विसाल हुआ, बल्कि इंतकाल हुआ आज उनका। और 1966 में आज ही के दिन अमेरिकी खलाई जहाज जिसका मिशन आज के दिन कामयाब होते होते चांद से टकराया, और आज ही का दिन था 22 तारीख। 1949 में सोवियत रूस ने पहली न्यूक्लियाई बम का कामयाब तजर्बा किया 22 सितंबर 1949 को। साल 1914 में जर्मन जंगी जहाज इंदर ने मद्रास बंदरगाह पर बमबारी की, आज ही का दिन था। 1711 में जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन फ्रांसीसी फौजियों ने रियो डी जेनेरियो पर आज के दिन कब्जा किया था, और इसके बाद हालांकि इसने आज़ादी का भी ऐलान 13 वर्षों के बाद जाकर किया, लेकिन आज का दिन कब्जे का था जब फ्रांस की अफवाज इस छोटे से खित्ते के अंदर ब्राजील में पहुंची। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं पहली खबर की। और पहली खबर ज़रा सार्क मुल्कों के हवाले से करते हैं, क्योंकि
सार्क मुल्कों की बात इस वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम तरीन इजलास शुरू हो गया और रवा हफ्ते के दौरान 107 के करीब बड़े लीडर जो है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क से बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो यूएन जनरल असेंबली के हाशिए पर होनी थी उसे मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर, इसको इसलिए बड़ी अहमियत के साथ इस खबर को लिया जा रहा है क्योंकि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसे मुलतवी कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने ख़त लिखकर सार्क सेक्रेटरीट की तरफ से ये बात सामने रखी है कि 25 सितंबर को मुनक्किदा होने वाली यूएन जनरल असेंबली के हाशिए पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही थी उसे फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है, क्योंकि कंसेंसस जो है वो पैदा नहीं हो पा रहा है। अब कंसेंसस किस बात पर पैदा नहीं हुआ? पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल सामने रखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि तालिबान को सार्क की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने का जो है वो मौका दिया जाए और सार्क के अंदर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत जो है, तालिबान की जो हुकूमत है उनकी नुमाइंदगी को बरकरार रखा जाए। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी तो उसके मुखालफत में सार्क के अंदर कई मुल्क हैं, उनके अपनी आपसी मामलात हैं, उन्होंने इस मामले को नहीं माना और उसके बाद फ़िलहाल खबर ये है कि ये जो वज़राए ख़ारजा का इजलास होने जा रहा था उसे फ़िलहाल रोक दिया गया है और ये इजलास नहीं होगा। अफ़गानिस्तान सार्क के अंदर 2007 में ज्वाइन हुआ था। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान इस सार्क के मेंबर के ग्रुप है और सार्क सेक्रेटरीट जो काठमांडू के अंदर है जनवरी 17, 1987 में जिसको बनाया गया था, उन्होंने बाद में एजाजी तौर पर अफगानिस्तान को भी इसका मेंबर जो बनाया था, नौमुंतखबा मेंबर था। उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत रही नहीं और अब जब तालिबान वहाँ पर थी तो पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने प्रपोज किया था कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को और तालिबान की रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग के अंदर आने की इजाज़त दी जाए और तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए सार्क की तरफ से। मेंबर मुल्कों की तरफ से इख्तलाफ पाया गया, जिसके बाद अब यह फैसला हुआ है कि वज़राए ख़ारजा का जो इजलास न्यूयॉर्क के अंदर होना था यूएन असेंबली के जनरल असेंबली के हाशिए पर, यानी जब इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र अक़वाम मुत्तहिदा पर थी तो हाशिए पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें चल रही है, साइडलाइंस पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें चल रही है। एक कॉन्फ्रेंस सार्क की भी होनी थी, फिलहाल उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान के मामले पर कोई मामला बना नहीं है और माना जा रहा है कि फिलहाल कॉन्फ्रेंस को मौखर कर दिया गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है। चलिए, सार्क का इजलास रद्द हो गया है और 25 तारीख को होना था, लेकिन अब ये इजलास नहीं होगा। मुख्तलिफ मालिक के वज़राए ख़ारजा जो कि न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे और कुछ का सिलसिला, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है और इस इजलास के साथ साथ ये इजलास भी काफ़ी अहम था, मगर अब नहीं होगा क्योंकि कोई बात इस पर नहीं बन पाई है। बढ़ते आगे बात, अब जरा आपको बताते हैं यूएन जनरल असेंबली से पहले अहम पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त क्या है कि तालिबान हुकूमत की तरफ से भी अपने मुस्तकिल नुमाइंदे के लिए नाम सामने रख दिया गया है। जी हाँ, तालिबान चूंकि इस बार अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तमाम ममालिक 100 से ज़्यादा आलमी रहनुमा होंगे जो आज के दिन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, लेकिन तालिबान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एलची का नाम सामने रख दिया है और जनरल असेंबली से खिताब करने को कहा है। नाम अपने सियासी दफ्तर के जो तर्जुमान कतर दोहा के अंदर हैं उन्हें नया मुस्तकिल नुमाइंदा बनाने की बात कही गई है तालिबान की तरफ से। सुहेल शाहीन जो बतौर तर्जुमान अब तक काम करते रहे हैं और यूएन इजलास से वो खिताब करें, इसके लिए अपना नाम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बतौर एलची रखने का तालिबान की तरफ से मुतालबा किया गया है। तालिबान ने रवा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से खिताब करने का मुतालबा करते हुए तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अपना सफ़ीर नामज़द कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस को ख़त लिखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने का मुतालबा किया है और तर्जुमान सुहेल शाहीन को अफ़गानिस्तान का नया सफ़ीर नामज़द कर दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को
खत लिखा जिसमें इस बात की दरख्वास्त की गई कि अफ़गानिस्तान के लिए जो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो होंगे जी सुहेल शाहीन, जिसे आप टीवी पर देख रहे हैं। बहुत ही एफिशिएंट है, एक मीडिया के तौर पर हमने इनको बहुत सुना है इंटरनेशनल मीडिया में भी। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब सुहेल शाहीन का नाम ऑफिशियली तालिबान की तरफ से आया है, लेकिन अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है क्योंकि चंद दिन पहले जब एक ख़त एंटनी गुतेरेस को मिलता है 15 सितंबर को, उसमें अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर साबिका हुकूमत के, करज़ाई हुकूमत के जो नामजद सफ़ीर वहाँ पर है गुलाम इसाकी, उनकी तरफ से तहरीर किया गया एंटनी गुतेरेस को कि वो जनाब रिप्रेजेंट करेंगे 76 असम्बली जो होने वाली है, जनरल असम्बली होने वाली है, उसमें उनकी रिकमेंडेशंस होंगी कि ये लोग होंगे, एक फ़हरिस्त उनको दे दी। उसके बाद एक और चिट्ठी जो इस्लामिक इमारत ऑफ अफ़गान मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एंटनी गुतेरेस साहब को मिलती है, जिस पर साइन किया गया था अमीर खान मुत्तकी जो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा अफगानिस्तान के हवाले से, इसमें वजाहतन अपनी चिट्ठी लिख दी होती है और उसमें यह कहा गया था तालिबान ने इसाक को अपना मुस्तकिल नुमाइंदा अफगानिस्तान का तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसको वहाँ पर आने की इजाज़त ना दी जाए, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि अफगान इमारत जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर सुहेल शाहीन की सरबराही में और जो उसके साथ मेंबर होंगे वो वहाँ पर जी आएंगे। अब यहाँ पर जनाब मामला फंसा हुआ है, दो मामले हैं सामने, दो चिट्ठियाँ सामने हैं। अब अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा करेगा क्या, ये सबकी नज़रें रहेंगी कि क्या इजलास में वो खिताब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि 27 सितंबर को अफगानिस्तान को टाइम अलॉट किया गया है। लास्ट पर 27 सितंबर को अफगानिस्तान ने अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। उससे कबल ये नई सियासत सामने आई है, साबिक हुकूमत के एम्बेसडर ने भी अपना दावा ठोक दिया है और सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान ने सामने कर दिया है। तो बावसूख ज़राए से जो खबर सामने आ रही है और जो मोतबर ज़राया है उनका मानना है कि बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक कमेटी है जिसको ये केस अब सौंपा जाएगा, क्योंकि एंटनी गुतेरेस इस पर फैसला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाई पावर कमेटी जो है वो इस मामले को देखेगी। और वो कमेटी के मेंबर कौन कौन है जी, एक यूनाइटेड स्टेट्स इसका मेंबर है, रूस इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है और भूटान इसका मेंबर है और छोटे छोटे 2-3 स्वीडन और कुछ और देश इसमें मेंबर है। तो बड़ी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, फैसला करेंगे जी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यूएस, रूस और चीन, ये 3 सुपर पावर है। भूटान, चिली और दीगर लोग जो बड़े छोटे देश हैं इनका ज़्यादा वहाँ पर असर नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल कमेटी के पास ये मामला जाएगा जो ये फैसला करेगा कि सुहेल शाहीन वहाँ पर तकरीर करेंगे या नहीं। एक तो ये बात है। अब दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान पर मरकूज़ है कि अफगानिस्तान की हर एक पहलू को देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो सियासत करेंगे, किस तरीके से इंसानी हकूक़ की पासदारी करेंगे। अब अफगानिस्तान ने जो पॉलिटिकली मुँह खेला है, ये अक़वाम आलम के लिए भी एक बड़ा सवाल होगा कि तालिबान को एंडोर्स किया जाएगा अफगानिस्तान की तरफ से यूएन के अंदर या नहीं, और अगर किया जाता है तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा, मान लीजिएगा, सियासत के एक नए बाब का तालिबान के लिए और सुहेल शाहीन के लिए एक सुनहरी मौका होगा जब वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को पूरी दुनिया के सामने रख सकते। तो ये जनाब तालिबान की बात थी। और कौन रिप्रेजेंट करेगा जी किसको, बात ज़रा आगे बढ़ाते हैं, बात ईरान की भी करते हैं कि ईरान के नौमुंतखबा सदर ने भी अपनी बात सामने रखी है और ईरान अमेरिका ताल्लुकात किस तरीके के हैं इससे किसी से छुपी तो बात है नहीं, लेकिन कल नए सदर ने खुलकर ईरान की तरफ से अमेरिका को बातें सुनाई और कहा कि जिस तरीके से मामलात बनाए गए दुनिया भर के अंदर ईरान के खिलाफ, वो दरअसल एक मनसूबाबंद साजिश है और ईरान के ऊपर जिस तरीके से मायशती कदगनें लगाई गई हैं उसके बावजूद भी ईरान खड़ा है। ये समझना अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आखिर किस तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, क्योंकि उनका भी सदर बाइडन की तरह पहला खिताब था और बतौर लीडर पहली तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से, और सालाना इजलास में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने 2 तरह की बातें कही हैं कि ईरान की मईशत को अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाकर बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया
दूसरा, इब्राहिम रईसी कहते हैं कि आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बहाली ईरान चाहता है ताकि अमरीकी पाबंदियों को भी हटाया जा सके और मुआशी तौर जो कमजोर करने की खित्ते के अंदर ईरान के खिलाफ कोशिश हुई, साजिश रची गई, उससे भी कम से कम निजात दिलाई जा सकती है। पहली जब उनकी तकरीर थी तो मुस्बत रद्द-ए-अमल जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से हालिया महीनों के दौरान जब से ट्रंप हुकूमत खत्म हुई है तो उसके बाद सामने आया है अमेरिका का, लेकिन अपनी पहली ही तकरीर में एक बार फिर इब्राहिम रईसी बतौर सदर पहला उनका खिताब था, लेकिन अमेरिका को अपनी पहली तकरीर में आड़े हाथों उन्होंने 76वें इजलास के दौरान लिया है। इब्राहिम रईसी ने साल 2018 में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद की गई अमेरिकी पाबंदियों को कोरोना वायरस की वबा के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। यानी ये कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने वायरस होते हुए, इंसानी बहरान होते हुए ये कदम उठाया, ये इंसानियत के तकाज़ों के खिलाफ है। और गुज़श्ता रोज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के नए सरबरा मोहम्मद इस्लामी ने भी अमेरिका पर जोर दिया कि वो अपनी गलत पॉलिसियों को दुरुस्त करे। यानी अमेरिका के लिए ईरान से भी एक आवाज़ आई और जनरल असेंबली के खिताब के दौरान भी रईसी ने खरी खरी अमेरिका के लिए सुना दी है। तो ये बात थी तो चीज़ अब ईरान की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दुनिया की बड़ी ताकत की जो अफगानिस्तान से बाहर हुई है, यानी अमेरिका की भी, क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी कल अपनी बात रखी है और ये साफ कर दिया है कि सर जंग के हामी आज के दिन में अमेरिका नहीं है। चीन का नाम नहीं लिया लेकिन चीन पर तनज़ भी किया। अफगानिस्तान से निकलने के बाद सफारतकारी का दौर शुरू किया अमेरिका ने। जो बाइडेन के खिताब की पहली 4-5 बड़ी बातें, जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अपने अहद पर बरकरार हैं, यानी जो अभी ईरान का बयान बताया। दूसरी तरफ जो उनका बयान है वो अगर इसके देखें तो इसके खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। सदर बाइडेन का सदर बनने के बाद, नई हुकूमत के बाद, ये पहला खिताब था इब्राहिम रईसी की तरह और अपने पहले खिताब में जहां पर उन्होंने चीन की बात की, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात उनकी ये कि चूंकि कल ही हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि अफगानिस्तान से कई बरसों के बाद फौज को हटाना, इस पर उन्हें काफी तनकीद का सामना है। यह के बाद दीगर उन्होंने इस पर एक एक हवाले दिए, एक एक मिसाल पेश करते हुए कहा कि आज के वक्त में भी अमेरिका ने जो फैसला लिया है न सिर्फ वो उस पर कायम है, बल्कि अगर इस्लाहात करने वाले किसी भी कौम के साथ आज के वक्त में उन्हें शराकत दारी करने पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। अफगानिस्तान से निकलने के बाद न सिर्फ सफारतकारी के नए बाब का आगाज हुआ, नए दौर की शुरुआत की, बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक आज के दिन में जहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैसला लिया है ताकि कम से कम आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो और जो नस्लें आज के वक्त में बेहतर इकदाम करती हैं उनका मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होगा। सदर बाइडेन के खिताब का वो हिसाब तक पहुंचाते हैं जिसमें उन्हें अफगानिस्तान के अंदर लिया गया फैसला और उसके बाद मौजूदा जो पॉलिसियां हुकूमत की है उस पर जो तनकीद की जा रही थी, जवाब जनरल असेंबली के खिताब के दौरान दिया। जल्दी से We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world. In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions. And as the United States turns our focus to the priorities and the regions of the world, like the Indo-Pacific, that are most consequential today and tomorrow, we'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. We're back at the table in international forums, especially the United Nations, to focus attention and to spur global action on shared challenges. We are re-engaged at the World Health Organization and working in close partnership with COVAX to deliver life-saving vaccines around the world.
We rejoined the Paris Climate Agreement, and we're running to retake a seat in the Human Rights Council next year at the UN. And as the United States seeks और सदर अमेरिकी सदर का पहला खिताब आपने सुना और बड़ी बात इशफाक उनकी तरफ से कि गुज़श्ता कई बरसों के दौरान पहली मर्तबा हुआ जब अमेरिका का सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर खिताब कर रहा है, लेकिन अमेरिका कहीं पर भी दुनिया के किसी खित्ते में जंग के मैदान में नहीं है। चलिए जी, जब ये बात सदर बाइडेन की आप देख रहे हैं तो सदर बाइडेन का आज कोविड पर भी एक इजलास होने जा रहा है और वर्चुअल कोविड समिट जो है वो आज होने जा रही है और कोविड के लिए ये इंतहाई अहम समिट मानी जा रही है क्योंकि वायरस अलग अलग शक्ल सूरत ले रहा है और दुनिया भर के अंदर अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सियासत हो रही है और पूरी तरह से वैक्सीनेशन का निज़ाम जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से माना जा रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के साइडलाइन पर आज US सदर जो है जो बाइडेन वो जनाब कोविड-19 समिट से खिताब भी कर सकते हैं और उस समिट के अंदर दुनिया भर के जो G7 G20 मुल्कों के जो लोग हैं वो बैठेंगे और एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि गरीब से गरीब तर आदमी तक किस तरीके से रसाई हो सके इस बीमारी से निजात के लिए और फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जनरेट कैसे किया जाए और फिर आने वाले दिनों में जो चैलेंज है उस पर भी आज गुफ्तगू जो है वो हो सकती है और इस इजलास को भी आलमी सतह पर इंतहाई अहम इजलास जो है वो माना जा रहा है। बात हो रही थी जनाब बाइडेन साहब की, अब जरा बढ़ते हैं आगे, भारत और अमेरिका की भी बात आपको बताते हैं क्योंकि भारत और अमेरिका की दूरियां अब आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकियों में तब्दील हो रही है। 2-2 मीटिंग हो गई है, उसके बाद अब वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा कि वज़ीर आज़म आज अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे और इस बीच कई अहम मुलाकातें होंगी। UN जनरल असेंबली से खिताब होगा, 24 सितंबर को सदर बाइडेन से मुलाकात होगी और जनरल असेंबली से 25 सितंबर को खिताब करेंगे और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और एक आला सतही वफद भी वज़ीर आज़म के हमरा इस दौरे पर अमेरिका के अंदर रहेगा और आज सुबह अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। 26 सितंबर को दिल्ली वो वापस लौट आएंगे। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुज़श्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। साथ ही वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी भारत की नुमाइंदगी जहां पर वज़ीर आज़म करेंगे तो उनके साथ इस वफद का हिस्सा होंगे। कौमी सलामती के मशीर यानी NSA अजीत डोभाल होंगे। आला सतही वफद होगा वज़ीर आज़म के हमरा यानी इन 3-4 दिनों के दौरान 25 तारीख तक जो न्यूयॉर्क और दीगर हिस्सों के अंदर रहेगा। साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। 24 तारीख को मीटिंग होगी और इसके अलावा क्वाड लीडरों की मीटिंग में भी वज़ीर आज़म इस बार शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली यानी UNGA का इजलास है, इसमें 25 तारीख को वो भारत की तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और अपनी बात रखी जाएगी। साथ ही पहले दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन के ज़ेरे एहतमाम जो कोविड-19 की आलमी सतह पर जो इजलास होने जा रहा है, आलमी सरबराही इजलास है, उसमें भी वज़ीर आज़म शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा 24 तारीख को जब मुलाकात होगी तो बात यहाँ पर रुकनेगी नहीं। दहशतगर्दी, खित्ते की सलामती सूरत हाल, अफगानिस्तान भी इस बार टेबल पर होगा जिस पर बातचीत आलमी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली है। आलमी शराकतदारी पर बात होनी है। 24 तारीख को मीटिंग इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेस टू फेस पहली मुलाकात अमेरिकी सदर और वज़ीर आज़म की होगी। इससे पहले 2 मरतबा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों के दरमियान हुई है, लेकिन पहली मुलाकात होगी और मामलात गुज़श्ता बरसों के मुकाबले मुख्तलिफ होंगे। ट्रंप सरकार से ताल्लुकात आगे बढ़ाते हुए भारत का पहला इस बार न सिर्फ वज़ीर आज़म का अमेरिका दौरा बल्कि कोविड की इस तवील पाबंदियों का जो एक अरसा गुजरा है, इसके बाद जब दौरा होगा तो दहशतगर्दी, कोविड-19, आलमी सतह पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, छोटे ममालिक की दुनिया भर के अंदर वैक्सीनेशन के हवाले से मदद करना और अफगानिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक और दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर बातचीत होगी। जहां जो बाइडेन के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 1-to-1 मीटिंग होगी, वहीं पर नायब सदर कमला हैरिस के साथ भी प्रोग्राम को तय पाया गया और साथ साथ 15 ऐसे टॉप मोस्ट बिजनेस कम्युनिटी के हेड्स के साथ भी अमेरिका के साथ मीटिंग होनी है, जिसके बाद एक बिजनेस पैच की भी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच तिजारती सफ़र को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो फिलहाल ये तो थी बात जनाब अमेरिका की, लेकिन बात आती है ज़रा एयरफोर्स की और एयरफोर्स के हवाले से खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो एयरफोर्स के नए चीफ के हवाले से आ रही है। RKS भदौरिया साहब रिटायर हो रहे हैं तो इसलिए एयरफोर्स के नए चीफ का ऐलान कर दिया गया है। एयर मार्शल VR चौधरी नए
इंडियन एयरफोर्स के चीफ हो सकते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो सकते हैं। और इस सिलसिले में जो अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए उसमें यह कह दिया गया है कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ RKS भदौरिया जो है वो रिटायर हो रहे हैं जी सर्विसेज से 30 सितंबर को। और 30 सितंबर के बाद 1 तारीख को एयर मार्शल VR चौधरी जो है वो टेक ओवर करेंगे एज ए इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के हिसाब से। और वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो एयर मार्शल VR चौधरी इस वक्त है, उन्हें अपॉइंट किया गया है नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ के हवाले से। और बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की आला तरीन क़यादत की तरफ से इसको मंजूरी नाम को दे दी गई है, क्योंकि 30 तारीख को भदौरिया साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस की तरफ से जो जारी किया गया ट्वीट है और बयान है उसमें इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि एयर मार्शल VR चौधरी जो मुख्तलिफ अहम तरीन काम कर चुके हैं और काफ़ी माहिर माने जाते हैं एयरफोर्स के अंदर, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस नई पोजीशन के लिए जो है वो चुना गया है। 4250 घंटों तक फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, 26 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चलाने की महारत भी हासिल है। और एयर के साबिक अभी जो मौजूदा भदौरिया साहब है उनके साथ लगातार बड़े और छोटे मिशंस में इन्होंने काम किया है। और अब नई कमान एयरफोर्स की होंगी वो इन साहब के पास होगी, चौधरी साहब के पास होगी। और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को दरपेश मसाइल को वो हल करवाने में कामयाब होंगे, एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी सामने होगा जी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जम्मू की करेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर बंद है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां किस तरीके से सरकार खुद बिखेर रही है और खमियाजा आपने और हमें भुगतना पड़ेगा। दोनों खबरें बैक टू बैक छोटे से ब्रेक के बाद।